बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। आप लोग जानते हैं कि चैप्टर नंबर 1 की थ्योरी हम कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल। लेकिन न्यूमेरिकल्स करने से पहले आपको चैप्टर नंबर 1 की थ्योरी और जो फार्मूला हम लोगों ने पढ़े हैं वो आना बहुत ज़रूरी है। तो मैं अज्यूम करता हूँ कि ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने थ्योरी और फार्मूला अच्छी तरह से याद कर लिए होंगे। तो आइए पहला न्यूमेरिकल देखते हैं कि उसकी स्टेटमेंट क्या कहती है। फर्स्ट न्यूमेरिकल कहता है अ सर्कुलर पिज्जा, हमारे पास एक सर्कुलर पिज्जा है, इज कट इनटू 3 इक्वल पार्ट। उसको हमने 3 बराबर हिस्सों में काट दिया। तो मैंने आपके सामने पिज्जा की डायग्राम बनाई है। तो पिज्जा को 3 हिस्सों में हमने बराबर में काट दिए, 1 और 2 और 3। अब वो क्या कहता है, वन पीस ऑफ पिज्जा इज टेकन आउट एंड एस्टिमेट द डिग्री मेजर ऑफ द सिंगल पीस ऑफ पिज्जा। वो कहता है कि आप बताएं कि ये जो हमारे पास एक सिंगल पिज्जा है, ये जो एंगल इसमें बनेगा ना, ये जो मैंने ब्लू से रिप्रेजेंट किया है, ये कितना होगा सिंगल पिज्जा में, डिग्री में बताना है पहले हमने। फिर वो कहता है कन्वर्ट द मेजर इनटू रेडियंस। फिर वो कहता है रेडियंस में बताएं ये कितना होगा। ठीक है, तो पहले डिग्री में निकालना है, फिर रेडियंस में निकालना है। फिर वो कहता है व्हाट इज द रेडियन मेजर ऑफ द एंगल ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ पिज्जा। फिर आपने ये वाला पाए तो निकाल लिया, तो बाकी हमारे पास ये वाली चीज बच गई ना। तो वो कहता है उसमें जो एंगल बचेगा, रिमेनिंग जो पिज्जा है उसका एंगल कितना होगा। तो ये दो चीजें हमें मालूम करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको, मैंने थीटा 1 कह दिया, हम थीटा 1 निकालते हैं, यानी वो जो पिज्जा का पाया हमने बाहर निकाला है उसका एंगल कितना है। तो थीटा 1 कितना होगा, थीटा 1 को मैं कह सकता हूं ये क्या है, पूरे सर्कल का थर्ड पार्ट है ना, तीसरा हिस्सा है। आपको मालूम है पूरे सर्कल में कितने डिग्रीज होते हैं, 360 डिग्री, पता है ना आपको इस बात का। तो पूरे सर्कल में 360 डिग्रीज होते हैं, और जो थीटा 1 है यानी पिज्जा की जो पाई है वो पूरे सर्कल का जस्ट तीसरा हिस्सा है। तो फिर वो कितना एंगल बनेगा, 360 डिग्री का तीसरा हिस्सा ले लेते हैं, यानी 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 120 डिग्री। पहली बात हमने पूरी कर दी कि डिग्री में कितना बन रहा है। तो थीटा 1 डिग्री में 120 डिग्री बन रहा है। लेकिन वो कहते हैं रेडियंस में निकालें। अब रेडियंस में निकालने का तरीका क्या है, पहले मैं इसको एक दफा लिख दूं 120 डिग्री, ताकि आपको याद रहे कि इसका आंसर ये आया। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। तो बेटा रेडियन में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, पहले तो आप 120 डिग्री एज इट इज लिख दें, ठीक है, और फिर इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दें और 360 से डिवाइड कर दें। 2 पाई से मल्टीप्लाई और 360 से डिवाइड, ये आप लोगों ने याद रखना तरीका कि डिग्री से रेडियन में हम किस तरह से जाते हैं। ठीक है ना, अब देखिए 120 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 360 आता है, तो ये क्या बन जाएगा, 2 पाई ओवर 3 रेडियंस। अब ये रेडियन में आ गया आंसर। ठीक है, जब आप ये करेंगे तो आपका आंसर रेडियन में आएगा। अब पाई की वैल्यू 3.1415 पुट करें तो आपके पास जो थीटा 1 आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करके और 3 से डिवाइड करके, वो आ जाएगा 4 पॉइंट, वो आ जाएगा 2.0, वो आ जाएगा 2.09 रेडियन। लो भाई, ये हमारे पास एंगल आ गया पिज्जा के पहले पाई का। ठीक है, अब हम लोगों को मालूम करना है रिमेनिंग एंगल्स। तो आप देखिए जी, रिमेनिंग एंगल को हम सिंपल बता सकते हैं, थीटा 2 कह देते हैं। ठीक है, अब आपको मालूम है पूरे सर्कल में 360 डिग्री था, ऐसी है ना। अब ये जो थीटा 1 है, ये थीटा 1 तो मैंने मालूम कर लिया ना, ये कितना है, ये 120 डिग्री है। पूरे सर्कल का 360 होता है, तो फिर ये एंगल कितना होगा, 360 में से आप ये वाला एंगल माइनस कर दो तो बाकी रिमेनिंग एंगल बच जाएगा। ठीक है ना, तो ये बन जाएगा हमारे पास थीटा 2, 360 डिग्री माइनस 120 डिग्री, 240 डिग्री। ठीक है जी। अब बच्चों हमारे पास ये भी आंसर जो है ये डिग्री में आया, हमें रेडियन में चाहिए। अभी मैंने क्या बताया था रेडियन में जाने का तरीका, पहले आप ये चीज लिखें एज इट इज। ठीक है, लिख दी। अब रेडियन में जाना है तो 2 पाई से मल्टीप्लाई करें और 360 से डिवाइड करें। अब बच्चों आप जब इसको कैंसिल करेंगे तो आप देखेंगे कि ये यूं कैंसिल होंगे, तो 2 2 जा बन जाएगा 4 पाई ऊपर और नीचे 3 आ जाएगा। अब पाई की वैल्यू पुट करें, ये अब आंसर जो है ना ये रेडियन में आएगा। ठीक है, अब आंसर
निकालने के लिए आप वैल्यू पुट करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4.2 रेडियंस। तो यूं आप लोग ये दोनों एंगल्स जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर, देखते हैं कि नेक्स्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट क्या कहती है। स्टूडेंट्स ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। जरा देखिए इसको ध्यान से। द लेंथ ऑफ अ पेंडुलम इज दिस, ये लेंथ दी हुई है, साथ लेंथ में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी दी हुई है। तो मैं यहां लिख देता हूं कि लेंथ कितनी है पेंडुलम की 1.5, आगे अनसर्टेनिटी कितनी है 0.01, ठीक है, ये लेंथ हो गई मीटर्स में। उसके बाद देखिए द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज टेकन इनटू अकाउंट एज, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी की वैल्यू दी हुई है और ये कितनी दी हुई है 9.8 दी हुई है, लेकिन इसमें भी अनसर्टेनिटी बता रहा है 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की है। तो ये हमारे पास अनसर्टेनिटी साथ आ गई। कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम विद अनसर्टेनिटी इन इट, तो टाइम पीरियड और उसमें भी जितनी अनसर्टेनिटी है प्लस माइनस, तो हम लोगों ने ये दोनों चीज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ये हमें मालूम करना है, टू फाइंड के आगे मैंने लिख दिया इसलिए, ठीक है। अच्छा बच्चों, आपको मालूम है इस तरह के न्यूमेरिकल्स को सबसे आसान तरीका जो करने का है वो ये है कि आप न्यूमेरिकल्स को दो हिस्सों में बांट दो, क्योंकि आपको टाइम और उसमें अनसर्टेनिटी दोनों फाइंड आउट करनी है। तो पहले आप एक काम करो, सिर्फ टाइम पीरियड फाइंड आउट कर लो, फिर अनसर्टेनिटी फाइंड आउट कर लेना और फिर आंसर को इकट्ठे करके लिख देना। अगर इस तरह से चलेंगे तो आपके लिए काम बड़ा आसान हो जाएगा। तो पहले तो मैं सिर्फ टाइम पीरियड फाइंड आउट करना। पेंडुलम की बात हो रही जी, पेंडुलम का टाइम पीरियड सबको मालूम है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l ओवर g। इधर जस्ट आपने l और g की वैल्यूज पुट कर देनी है। तो 2 पाई एज इट इज, l लेंथ और लेंथ ये है, लेकिन मैं अनसर्टेनिटीज को थोड़ी देर के लिए भुला देता हूं, कोई अनसर्टेनिटी नहीं l में और g में, तो फिर अगर ना हो तो 1.5 आ जाएगी लेंथ, और अगर g में अनसर्टेनिटी को भुला दूं तो सिर्फ 9.8 वैल्यू आ जाएगी। इन सारी वैल्यूज को आपने कैलकुलेटर में पुट करके आंसर निकालना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 2.512 सेकेंड, ठीक है। आप इसको राउंड ऑफ करके एक डेसिमल प्लेस तक अगर लिखेंगे तो ये बन जाएगा 2.5 सेकेंड्स। बच्चों ये टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम आ गया, लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि ये फाइनल आंसर का एक पोर्शन हुआ है, सिर्फ टाइम पीरियड आया। अभी मुझे उसमें अनसर्टेनिटी को फाइंड आउट करना है, इसके लिए मैंने अलग हेडिंग दी है, ठीक है। तो कैलकुलेशन फॉर टाइम पीरियड हो गया, कैलकुलेशन फॉर अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड। अब हम कैलकुलेट करते हैं कि अनसर्टेनिटी कितनी होगी। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करने के लिए एक बात याद रखनी है आप लोगों ने, और वो ये बात है कि आप लोगों को अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला का पता होना लाजमी है, ठीक है। तो ये फार्मूला मैंने ऑलरेडी इसलिए जानबूझकर यहाँ लिखा था, अभी मैं दोबारा लिखता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज पहले कर देता हूँ कि जो मैंने आंसर लिखना है मैं आपको पहले ही बता दूं। उस आंसर में टाइम पीरियड भी होगा, टाइम पीरियड तो कितना आ चुका है 2.5 प्लस माइनस अभी उसकी अनसर्टेनिटी जो निकलेगी तो वो मैं पुट करूंगा, फिर मैं आंसर को कंप्लीट करूंगा, ठीक है। तो आंसर मैं यहां पर लिख रहा हूं। लो बच्चों, अब जरा देखिए, पहले तो हम अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करते हैं। देखिए टाइम पीरियड में अनसर्टेनिटी मालूम करनी तो हमें टाइम पीरियड का फार्मूला चाहिए। टाइम पीरियड का फार्मूला ये है हमारे पास, ठीक है, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l ओवर g, l ओवर g। अच्छा मैं अंडर रूट को लिख सकता हूँ पावर 1 ओवर 2, तो मैं लिख सकता 2 पाई अंडर रूट को खत्म करके उसकी जगह पावर 1 ओवर 2 लिख सकता है, l ओवर g और उसकी पावर 1 ओवर 2 लिख सकता, ठीक है बच्चों। और अगर मैं मजीद इसको आसान करना चाहूँ तो 2 पाई एज इट इज l की पावर 1 ओवर 2 और नीचे g की भी पावर 1 ओवर 2, यानी उनकी पावर्स मैंने अलग अलग लिख दी। तो यूं मैंने इस फार्मूला को लिख दिया। ऐसे क्यों लिखा अभी आपको पता चल जाएगा। अब फार्मूला मेरे पास आ चुका है, मैं इस फार्मूला से अनसर्टेनिटी का फार्मूला बनाऊंगा, इस फार्मूला से अनसर्टेनिटी का फार्मूला बनाऊंगा। तो टाइम इधर है, तो मैंने अब टाइम में अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करनी है ना, तो मैं लिखूंगा अनसर्टेनिटी इन टाइम और ये कौन सी अनसर्टेनिटी है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टाइम किसके बराबर होगा भाई, 2 पाई तो कांस्टेंट है ना,
इसको तो हम निकाल देते हैं। अब ये दो चीजें डिवाइड हो रही हैं, तो आपको पता है जब दो चीजें डिवाइड हो रही हैं फॉर्मूला में तो उनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज ऐड होती हैं। तो L और G डिवाइड हो रहे हैं तो इनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी, मैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी को PU लिख देता हूं, ठीक है। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ ऐड होगी परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन G में। तो दोनों की क्योंकि दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो हमने रूल पढ़ा था कि उनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज ऐड हो जाएंगी, मगर इनके ऊपर पावर्स भी हैं। तो एक और रूल हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर पावर मौजूद हो तो उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी उस पावर से भी मल्टीप्लाई होगी। तो यानी इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्योंकि उसके ऊपर पावर 1/2 है उससे 1/2 से मल्टीप्लाई होगी, और इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी भी 1/2 से मल्टीप्लाई होगी। आप चाहे तो 1/2 एक दफा कॉमन ले सकते हैं, तो 1/2 अगर आप कॉमन ले लें तो हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ रह जाएगी और परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन G यानी ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन रह जाएगी। अब परसेंटेज अनसर्टेनिटीज मुझे भी फाइंड आउट करनी है, उसका तरीकेकार क्या है पहले तो मैं इसे क्वेश्चन नंबर 1 कह देता हूं ताकि आपको याद रहे, ठीक है। इसका तरीकेकार क्या है परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ फाइंड आउट करने का? लो भी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ बराबर होती है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ओवर मेजरमेंट या रीडिंग मल्टीप्लाई बाय 100। इसी तरह अगर मैंने परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है G में, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन G कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय उसकी मेजरमेंट या रीडिंग और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। चलें, दोनों के फार्मूला तो मैंने लिख दिया। ये फार्मूला मैंने आप लोगों को थ्योरी में बहुत डिटेल में पढ़ा है, ठीक है। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लेंथ की, लो भाई लेंथ के साथ ये जो प्लस माइनस के बाद आगे लिखा होता है ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है, ठीक है। तो 0.01 डिवाइड बाय मेजरमेंट कितनी थी लेंथ की 1.5 मल्टीप्लाई बाय 100। ये वैल्यू पुट करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 0.67%, ठीक है। तो ये हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी लेंथ की आ गई। अच्छा जी, जी की परसेंटेज अनसर्टेनिटी में जी की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, तो जी का लिखा हुआ ना हम लोगों ने, ये प्लस माइनस के बाद जी की क्या है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, तो 0.1 डिवाइड बाय जी की मेजरमेंट कितनी 9.8 मल्टीप्लाई बाय 100। आप इसकी वैल्यूज पुट करें आपके पास आंसर आ जाएगा 1.02%। अच्छा, अब ये सारी वैल्यूज जो आई हैं आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी, ये ऊपर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 में हम ये पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 क्या कह रही थी? परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टाइम किसके बराबर था 1/2 एज इट इज। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ वो तो कितनी आई है 0.67% प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन जी वो कितनी आई है 1.02%। इसको सॉल्व कर रहे हैं 1/2 एज इट इज रहेगा बाहर, ये अंदर आ जाएगा 1.69%, और 1.69% को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.8%। अब स्टूडेंट्स परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमारे पास टाइम में आ गई है। दो चीजें मालूम करनी थी ना, एक टाइम पीरियड खुद कितना है और फिर उसमें अनसर्टेनिटी कितनी है। टाइम पीरियड मैंने पहले ही फाइंड आउट कर लिया था 2.5 सेकंड। अब ये सारी कैलकुलेशन से मैंने टाइम पीरियड में अनसर्टेनिटी भी फाइंड आउट कर ली है। अब मैं इन दोनों को इकट्ठा लिख दूंगा, तो 2.5 तो मैंने पहले लिखा हुआ था ना टाइम पीरियड। अब अनसर्टेनिटी कितनी है 0.8%, तो मैं यहाँ पर 0.8% लिख दूंगा, तो ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ, देखते हैं कि थर्ड न्यूमेरिकल क्या कहता है। स्टूडेंट्स देखते हैं इस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट क्या कहती है। डिटरमिन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट। क्या मालूम करना है जी? एरिया मालूम करना है, तो ये मैं यहां लिख देता हूं टू फाइंड में। तो एरिया भी मालूम करना है और एरिया में अनसर्टेनिटी भी मालूम करनी है, इसलिए मैं दोनों चीजें लिख देता हूं, एरिया और उसमें अनसर्टेनिटी। जबकि रेक्टेंगुलर शीट है हमारे पास, उसकी लेंथ है 1.50 और उसमें अनसर्टेनिटी है 0.02। तो गिवन डाटा में मैं लेंथ लिख देता हूं 1.50 विद अनसर्टेनिटी ऑफ 0.02 मीटर्स।
इसी तरह से, एंड विड्थ है उसकी 0.2 with uncertainty of 0.01 meters. Calculate the area and uncertainty in area. तो ये दोनों चीजें मालूम करनी है। मैंने इन दोनों चीजों को दो हिस्सों में बांट दिए। पहले हम एरिया फाइंड आउट करते हैं और फिर उसमें अनसर्टेनिटी और फिर आंसर को कंबाइन करके लिख देंगे, ठीक है ना। एरिया फाइंड आउट करने का क्या तरीका है जी, आपको मालूम है एरिया का फार्मूला पता होना चाहिए यार। रेक्टेंगुलर शीट बोल रहा है वो, रेक्टेंगल के लिए एरिया जो है वो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होती है। अब आप लोगों ने क्या करना है, लेंथ इनटू विड्थ में लेंथ ले लें, अनसर्टेनिटी को भूल जाएं थोड़ी देर के लिए, अनसर्टेनिटीज है ही नहीं, सिर्फ लेंथ होगी 1.50 मल्टीप्लाई बाय जो विड्थ है वो 0.2 है अनसर्टेनिटी के बगैर। इनको मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर आ जाएगा 0.3 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर आ गया एरिया का, ठीक है। इस आंसर में भी कुछ अनसर्टेनिटी है, तो जो फाइनल आंसर होगा उसमें एरिया 0.3 के साथ कुछ अनसर्टेनिटी अभी आनी है, तो वो अनसर्टेनिटी की जगह मैंने खाली छोड़ दी है फाइनल आंसर में, ठीक है ना। तो मैं अभी अब अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करने लगा। अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि फॉर्मूला लिख लें। बार बार ये बात मैंने आपको बताई है, थ्योरी में भी और न्यूमेरिकल्स में भी। तो फॉर्मूला तो मैं आपको बता चुका हूं। एरिया का फॉर्मूला क्या है, एरिया है लेंथ इनटू विड्थ। आपने इसमें अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करनी है, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी, जिसको मैं पीयू से रिप्रेजेंट करता हूं, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एरिया किसके बराबर होगी, दो क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रही है, और हम लोगों ने रूल पढ़ा था जब दो क्वांटिटीज फार्मूला में मल्टीप्लाई हो रही है तो उनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज ऐड होती हैं। तो इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी लेंथ की और विड्थ की परसेंटेज अनसर्टेनिटी को मैं ऐड करूंगा, ठीक है। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन विड्थ। लेकिन मेरे पास ये दोनों अभी मौजूद नहीं है। इसका तरीका मैंने आपको क्या बताया था, परसेंटेज अनसर्टेनिटी का तरीका होता है, फार्मूला होता है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय रीडिंग मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। इसी तरह से जब परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन विड्थ फाइंड आउट करनी है तो उसका भी यही तरीका है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय रीडिंग मल्टीप्लाई बाय 100। लेकिन लेंथ की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी है, तो जरा देखें, लेंथ के ये प्लस माइनस के बाद जो लिखी है इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है तो 0.02 डिवाइड बाय रीडिंग, लेंथ की रीडिंग कितनी है, मेजरमेंट कितनी है 1.50 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस, अब विड्थ की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी है, विड्थ की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी प्लस माइनस के बाद लिखिए 0.01 डिवाइड बाय विड्थ की जो रीडिंग है वो 0.2 है, मल्टीप्लाई कर दें इसको 100 से। जब आप इस सारे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो आपके पास अनसर्टेनिटी, जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी लेंथ में आएगी वो 1.3% आएगी, और जो विड्थ में आएगी वो 5% आएगी, ठीक है जी। इसको ऐड करें तो हमारे पास बन जाएगा 6.3%। यह है परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एरिया। आपको मालूम है कि इधर प्लस माइनस के बाद जो मैंने लिखनी है वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी नहीं लिखनी, बल्कि वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लिखनी है। और मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या था वो दोबारा से देख लीजिए, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एरिया, जैसे मैंने फॉर्मूला लिखा ना ब्रैकेट के अंदर, यही वाला, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऑफ एरिया डिवाइड बाय रीडिंग मल्टीप्लाई बाय 100। हमें क्या चाहिए इनमें से, हमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी चाहिए, यानी हमें ये चाहिए। इसको एक तरफ रखते हैं, इसको एक तरफ रखते हैं तो ये एक तरफ आ जाएगा, रीडिंग उधर जाकर परसेंटेज अनसर्टेनिटी से मल्टीप्लाई होगी,
और ये 100 जो मल्टीप्लाई हो रहा होता जाकर डिवाइड होगा। लो बच्चों, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एरिया कितना था 6.3। अच्छा, मल्टीप्लाई बाय वो रीडिंग जिसके लिए मैं अनसर्टेनिटी फाइंड आउट कर रहा हूं, वो रीडिंग जिसके लिए मैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी फाइंड आउट कर रहा हूं, तो वो तो ये है, क्योंकि मैंने इसी की तो आगे लिखनी है। तो अब रीडिंग मेरी क्या बन जाएगी 0.3 डिवाइड बाय 100। ठीक है जी, इसको आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.02 मीटर स्क्वायर, यानी इतनी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी। ये है जी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, इसको यहां रखें तो आपका ये है फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट्स, जब भी आपके पास अनसर्टेनिटी का न्यूमेरिकल हो तो उसका आसान तरीका करने का ये है कि आप न्यूमेरिकल दो हिस्सों में बांट दो, डिवाइड कर दो। एक में आप पहले एरिया या जो भी क्वांटिटी है उसको मुहैया कर लो, फिर उस क्वांटिटी में जो अनसर्टेनिटी आएगी उसको मुहैया कर लो, और फिर उन दोनों को इकट्ठे लिख दो, यानी इसको और इसको इकट्ठे लिख दो, तो आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं कि नेक्स्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट क्या कहती है। स्टूडेंट्स, इस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट कह रही है कि कैलकुलेट द आंसर्स अप टू एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अगर आप इन क्वेश्चंस को देखें तो ये बिल्कुल प्राइमरी के बच्चों के करने वाले क्वेश्चंस हैं। कहीं पर आपको सिंपल एडिशन, कहीं पर आपको मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, यानी अगर आप देखें तो आपके जो आंसर्स हैं या सॉल्यूशंस वो बहुत आसान है। लेकिन आप गौर करें, वो ये नहीं कह रहा कि सिर्फ मल्टीप्लाई कर दो, ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। वो कह रहा है आंसर को एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक रखना है। ये असल इंपॉर्टेंट बात है जो वो कह रहा है। और इसके लिए मैंने आपको दो रूल्स बताए थे। मैंने आपको बताया था एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए अलग रूल्स है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए अलग रूल है। मैं दोबारा एक दफा बता देता हूं। जिस तरह से मैं जब क्लास में लेक्चर देने आता हूं तो मेरी क्लास में मेरे सामने बहुत लाइक बच्चे भी बैठे होते हैं और कमजोर बच्चे भी बैठे होते हैं। मैं जो अपना लेक्चर प्रिपेयर करता हूं वो लाइक बच्चों को देखकर प्रिपेयर नहीं करता, क्योंकि अगर मैं लाइक बच्चों के लिए मुश्किल लेक्चर प्रिपेयर कर लूंगा तो उनको तो समझ में आ जाएगी, लेकिन जो कमजोर बच्चे हैं वो रह जाएंगे। मेरा लेक्चर हमेशा इस बात को देखकर मैं तैयार करता हूं कि कमजोर बच्चे जो हैं वो कितना अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो कमजोर का ख्याल रखता हूं मैं, ताकि कमजोर को जो बात समझ में आ जाएगी तो डेफिनेटली लाइक बच्चों को तो आ ही जाएगी ना। तो इसका मतलब स्टैंडर्ड उनको बनाना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह से हमने किसी मेजरमेंट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स रखने हैं, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स रखने हैं, इसका मुझे कैसे पता चलेगा? तो मैं सबसे कमजोर मेजरमेंट का ख्याल रखूंगा आंसर लिखते हुए। जैसे मैं लेक्चर प्रिपेयर करते हुए सबसे कमजोर स्टूडेंट का ख्याल रखता हूं, इस तरह से आप लोगों ने आंसर लिखते हुए सबसे कमजोर, सबसे पुअर, सबसे गरीब मेजरमेंट का ख्याल रखना है। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि सबसे गरीब मेजरमेंट कौन होती है? इसके दो जवाब हैं, मैं आपको बता दूं फिर से। इसके दो जवाब हैं। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए पुअर कौन है, पुअर मेजरमेंट कौन है? याद है ना, पुअर मेजरमेंट वो है जिसकी सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। यानी जब आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो सबसे कम या सबसे गरीब, सबसे पुअर मेजरमेंट, सबसे कमजोर मेजरमेंट कौन होती है? जिसके पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो आप अपने आंसर में भी फिर उतना ही रखोगे। जैसे जितना सबसे गरीब बच्चे की अंडरस्टैंडिंग होती है, तो मैं अपने लेक्चर में भी उसी लेवल की अंडरस्टैंडिंग रखता हूं ना। तो जब सबसे कमजोर मेजरमेंट के पास जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, मैं अपने आंसर में भी उतने ही रखूंगा। और कमजोर से मुराद क्या है? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कमजोर से, पुअर से मुराद कौन है? जिसके पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। अच्छा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी आप कमजोर का ख्याल रखेंगे, लेकिन कमजोर की डेफिनेशन थोड़ी तब्दील हो जाती है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो पुअर होता है वो कौन होता है? जिसके पास लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होती हैं। यानी यहां गरीब की डेफिनेशन चेंज होगी। गरीब कौन होगा? गरीब वो होगा जिसके पास डेसिमल के बाद, अशारिये के बाद सबसे कम नंबर्स होंगे। तो हम अपने आंसर में भी उतने ही रखेंगे। लो भाई, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई हो, तो आइए इसको जरा सॉल्व करते हैं। पहले में वो कहता है कि देखें इनको ऐड करें। अच्छा, ऐड तो आप लोग कैलकुलेटर से कर लेना, वो ये आंसर मैंने लिख दिया पहले। लेकिन इस आंसर को एज इट इज आप लिख देंगे तो मैथ्स में तो ये आंसर ठीक है, फिजिक्स में ये गलत हो जाएगा। क्योंकि फिजिक्स में वो ये पूछ रहा है
कि आपने आंसर को अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स तक रखना है। तो जरा देखिए, अगर आप गौर करें, मुझे देखना पड़ेगा इसमें कितने डिजिट्स रखने हैं, मुझे देखना पड़ेगा इनमें सबसे पुअर कौन है, उसका ख्याल रखना है। और ये ऐड हो रहे हैं, और मैंने बताया ऐड और सब्ट्रैक्ट में कौन पुअर होता है, जिसके पास डेसिमल प्लेसेस सबसे कम होती हैं। इसके बाद डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस हैं, देख रहे हैं आप, 2। इसके पास डेसिमल के बाद 1 2 3 डिजिट्स हैं, 3 प्लेसेस हैं। इसके बाद डेसिमल के बाद सिर्फ 1 प्लेस है। तो बताएं सबसे ज्यादा पुअर कौन हुआ, आखिरी वाला। उसके बाद डेसिमल के बाद 1 प्लेस है, तो फिर हम अपने आंसर में भी डेसिमल के बाद बस 1 ही प्लेस रख सकते हैं। तो हम आंसर में डेसिमल के बाद 1 प्लेस रख सकते हैं। तो 1 को हमें उड़ाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। और हमने रूल पढ़ा था कि जब आप जिस नंबर को हटा रहे हैं वो 5 से छोटा हो, क्योंकि 1 तो 5 से छोटा है, तो फिर आप उसको हटा दें, एलिमिनेट कर दें, लेकिन पिछले वाले में कैरी करने की जरूरत नहीं है। तो ये मैंने इसको हटा दिया, लो ये मेरा फाइनल आंसर है, ठीक है ना। एडिशन करके फिजिक्स में मैं इस आंसर को यहां तक रखूंगा, मुझे अगले आंसर हटाने पड़ेंगे, क्योंकि मेरा आंसर उतना स्ट्रांग होना चाहिए जितना सबसे पुअर मेजरमेंट स्ट्रांग है। तो सबसे पुअर मेजरमेंट जो है उसके पास 1 डेसिमल प्लेस है, तो मेरे आंसर के पास भी 1 डेसिमल प्लेस से ज्यादा नहीं हो सकता। तो उम्मीद है अब आपको समझ में आया होगा। अच्छा जी, यहां देखिए जी, वो कह रहे हैं इनको मल्टीप्लाई करें और फिर ऐड करें। तो पहले मैं इनको मल्टीप्लाई कर लेता हूं। ये जी मैंने मल्टीप्लाई किया, वो तो कैलकुलेटर में आप लोगों ने कर ही लेना है। मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ गया। सवाल ये पैदा होता है मैं इस आंसर को कहां तक रखना है, ठीक है ना। तो जवाब वही है कि सबसे गरीब, सबसे पुअर का ख्याल रखना है। लेकिन मैंने मल्टीप्लाई करके ये आंसर निकाला, तो सबसे पुअर मल्टीप्लीकेशन में पुअर कौन होता है, जिसके पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। मैंने इन 2 चीजों को मल्टीप्लाई किया है। इसके पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1 और 4, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसके पास 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो कौन पुअर हुआ, ये पुअर हुआ, ये पुअर है। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो फिर मैं अपने आंसर में भी 2 ही रख सकता हूं, 1 और 2। अब मुझे किसको हटाना है, मुझे 9 को हटाना है, ठीक है ना। अब जब 9 को हटाऊंगा तो आपको पता है 9 5 से बड़ा है। राउंड ऑफ के रूल्स में क्या पढ़ा था, जो चीज 5 से बड़ी हो तो जब आपने उसको हटाना है तो पीछे 1 कैरी करना है। तो 9 को सपोज करो मैंने हटा दिया, लेकिन पिछले डिजिट में मुझे 1 कैरी करना पड़ेगा। जब 1 6 में कैरी हो जाएगा 3.7 बन जाएगा। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन में आपके पास सबसे पुअर मेजरमेंट के पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स थे, तो यहां पर भी आपके आंसर के पास भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है ना। तो सबसे कमजोर का, सबसे पुअर का ख्याल रखा मैंने। अब क्वेश्चन चल रहा है, इसको इसमें ऐड करना है, और जब इसको ऐड करना है वो तो आप कैलकुलेटर से करके ये आंसर निकाल लिया आप लोगों ने। इस आंसर को कहां तक रखना है, अब ये बड़ा मसला है। तो जरा देखिए, इसमें हमें देखना पड़ेगा कि पुअर कौन है, क्योंकि पुअर का ख्याल रखना है। प्लस कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ऐड में पुअर वो होता है जिसके पास डेसिमल प्लेसेस कम होती है। इसके पास डेसिमल के बाद 1 प्लेस है, इसके बाद डेसिमल के पास 2 प्लेसेस हैं, 2 डिजिट्स हैं, तो ये पुअर हो, क्योंकि 1 डेसिमल प्लेस है, तो ये पुअर है। तो फिर मेरे आंसर में भी 1 डेसिमल प्लेस ही होगी, मेरे आंसर में भी डेसिमल के बाद 1 प्लेस होगी। तो मुझे किसको हटाना है, 5 को हटाना है। 5 के लिए हम लोगों ने एक रूल पढ़ा था, 5 को जब हटाना हो ना तो 5 से पीछे देखना पड़ता है। अगर 5 से पीछे इवन नंबर है तो हम 1 कैरी नहीं करेंगे, लेकिन अगर ऑड नंबर है तो 1 कैरी करेंगे। तो यहां तो 5 के पीछे जो 9 है ये ऑड नंबर है, और ऑड नंबर में 1 कैरी करते हैं, तो इसको हटा दो। लेकिन जब इसमें 1 कैरी करूंगा तो इधर 0 आ जाएगा, 9 और 1 10, और ये 1 इधर कैरी हो जाएगा तो ये 121.0 हो जाएगा, ठीक है ना। 9 और 1 10 आ जाएगा, इधर 1 इधर लिख देता हूं, इधर 1 कैरी हो जाएगा आगे, और ये 121.0 बन जाएगा। अब ये सही आंसर है। सी पार्ट देखते हैं जी, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए पहले तो आप इसको साइंटिफिक से नॉर्मल कंडीशन में लिख लें ऐसे, ठीक है। इसको भी आपने ऐसे लिख लिया, पावर ऑफ 10 से मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख लिया। अब इनको माइनस तो आप कर ही लेंगे ना कैलकुलेटर से, आपने कैलकुलेटर में वैल्यूज पुट की, आपका ये आंसर आ गया। सवाल ये पैदा होता है कि इस आंसर को लिखना कहां तक, ठीक है ना। तो इस आंसर को आप कहां तक लिखना है जरा देखें, 25600। तो इसमें तो बहुत से डिजिट्स हैं। अब मुझे देखना पड़ेगा कि सबसे पुअर कौन है, और सब्ट्रैक्शन में कौन होते हैं पुअर, जिसके पास डेसिमल प्लेसेस कम होती है, ठीक है ना। तो अगर आप देखें इसके पास कितनी डेसिमल प्लेसेस हैं, इसके पास 2 डेसिमल प्लेसेस हैं। इसके पास कितनी डेसिमल प्लेसेस हैं, इसके पास भी 2 डेसिमल प्लेसेस हैं। तो ये एक जैसे पुअर है, ये एक जैसे पुअर है।
तो क्योंकि दोनों के पास सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हैं, तो फिर मैं अपने आंसर में भी 2 ही डेसिमल प्लेसेस रखूंगा। तो ये देखिए मैंने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा, और डेसिमल के बाद, यानी आप ये देखिए मैं इसको यूं भी लिख सकता था, साइंटिफिक नोटेशन में इसको यूं भी लिख सकता था 2.5600 इंटू 10 रेज टू द पावर 4। लिख सकता कि नहीं लिख सकता? बिल्कुल ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा 10 की पावर 4 से मल्टीप्लाई होगा तो डेसिमल 4 दफा आगे जाएगा, तो जब 4 दफा आगे जाएगा यहां आ जाएगा, तो ये चीज नहीं बन जाएगी। यानी इस चीज को यूं भी लिखा जा सकता है, लेकिन इसमें मसला क्या है, इसमें डेसिमल के बाद 1 2 3 4 जगह आ रही हैं, जबकि जो पुअर मेजरमेंट्स हैं उनके पास 2 जगह आ रही है, तो मेरे आंसर में भी 2 ही आनी चाहिए, तो मैं 2 रखूंगा, ये 2 जीरोस नहीं लिख सकता, तो मुझे आंसर को यूं लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें डेसिमल में 2 ही प्लेसेस आ रही है। ठीक है, डी पार्ट देखते हैं जी। इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, पहले ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर लो, फिर नीचे वालों को मल्टीप्लाई कर लो, फिर डिवाइड कर लो। ये तो कैलकुलेटर से आप लोगों ने कर लेना, आपका आंसर ही आ गया। अब इन आंसर को कहां तक रखना, ये असल सवाल है। तो आप लोग देखें, इनमें हमें पुअर ढूंढना पड़ेगा भाई। अब यहाँ मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहा है, तो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में कौन होता है पुअर? इसके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कम होते हैं, इसके पास 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। पहले वाला 0 काउंट नहीं होता, पता है ना आपको, तो इसके पास 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसके पास 1 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, इसके पास भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो हमारे पास यहाँ पर सबसे कम वाला जो है वो कौन सा हुआ, जिसके पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये 3 भी हो सकते हैं, ये लीस्ट काउंट पर डिपेंड करेगा, हम लोगों ने डिस्कशन की थी, लेकिन हम मान लेते हैं चले 2 भी है, तो ये वाला केस बन जाएगा ना। तो सबसे कम सबसे पुअर कौन हुआ, जिसके पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए। तो हम अपने आंसर में 2 ही रख सकते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो 1 2, क्योंकि पहले वाला 0 तो होता ही नहीं सिग्निफिकेंट, तो इस 3 को हमें हटाना पड़ेगा, तो वो देखो मैंने हटा दिया, ये हमारा फाइनल आंसर। इसके 2 पार्ट और भी हैं, वो बहुत आसान है, वो मैंने होमवर्क के तौर पर आपके लिए छोड़ दी, ताकि आप भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करें और देखें कि आपका आंसर सही आता है या नहीं आता, इन्हीं रूल्स को लगाकर। आपसे भी इंशाल्लाह मुलाकात होगी रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स के लिए नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।